बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप्स और इसकी टाइप्स की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी हम किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप्स, देयर डिज़ाइन एंड देयर मैन्युफैक्चर इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। यानी कि हम माइक्रोस्कोप की स्टडी, उसके डिज़ाइन की जो स्टडी करते हैं वो कहलाती है माइक्रोस्कोपी। जबकि माइक्रोस्कोप हम किसको कहते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम उन छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी करते हैं जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। यूजिंग अ माइक्रोस्कोप टू व्यू टाइनी थिंग्स डैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो ये माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी हो गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसकी हिस्ट्री की। माइक्रोस्कोप बेसिकली एक लैटिन वर्ड से निकला है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्कोपोस का मतलब होता है टू लुक एट। सो कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब आगे इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसको इस्तेमाल किया था वैन लेeuwenhoek ने 17th सेंचुरी में। और इसने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की थी उसका एक ही लेंस था, ठीक है, जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा था। होवेवर वन लेeuwenhoek वॉज द बेस्ट लेंस ग्राइंडर इन द वर्ल्ड इन हिज डे। उस टाइम इसको बेस्ट लेंस ग्राइंडर कहा जाता था। अब इसकी जो माइक्रोस्कोप का लेंस था उसकी मैग्नीफाइंग पावर की अगर बात करें तो वो 300x थी। उसके बाद जो है वो रॉबर्ट हुक आया, ठीक है। रॉबर्ट हुक से पहले हम बात करते हैं कि वैन लेeuwenhoek जो था वो पहला पर्सन था जिसने अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप से जो है वो बैक्टीरिया को देखा था। देन उसके बाद आया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिल्ड की जिसमें मल्टीपल लेंसेज का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक और डच साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ज़ेकेरियस जेनसेन। इसने पहली फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया था अराउंड 1600 में। होवेवर ये कहा जाता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो अर्ली कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स थी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, पुअर क्वालिटी थी। सो उनकी मदद से हम जो बैक्टीरिया हैं उनको सी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जोसेफ जैक्सन लिस्टर। उसने 1830 में जो है एक और बेटर माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप की। और जो जोसेफ की माइक्रोस्कोप थी वो पहली वाली माइक्रोस्कोप से बहुत बेटर थी। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी की गई। और अब इन माइक्रोस्कोप्स को माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? बैक्टीरिया की स्टडी के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए। तो ये इसकी हिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स की। माइक्रोस्कोप के बेसिकली जो हैं वो दो टाइप्स होती हैं। अगर उसकी हम बात करें उसकी लेंस की, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप्स की दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंस सिस्टम और ऑन द बेसिस ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल और दूसरी को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ओनली अ सिंगल लेंस। इस जो माइक्रोस्कोप में हम कहते हैं कि सिंगल लेंस को इस्तेमाल किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा लेंस को इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ एक सिंगल लेंस का इस्तेमाल होता है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो या दो से ज़्यादा का जो लेंस का कम्बिनेशन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सिंपल में सिंगल लेंस को इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू और मोर लेंस कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मज़ीद माइक्रोस्कोप की दो और टाइप्स हैं जो उसकी इल्यूमिनेशन, उसकी जो लाइट रेज़ हैं उसकी बेस पर हैं। सबसे पहली है लाइट माइक्रोस्कोप और सेकंड पे आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें हम क्या कहते हैं कि इन दिस विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट यूज टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। अब इसमें क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है या जो विजिबल लाइट है उसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इन दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ फ्लोरिसेंट स्क्रीन और अ डिस्प्ले स्क्रीन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि विजिबल लाइट की बजाय हम इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले, उस जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर हम इमेज को जो है वो देख सकते हैं। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी या लाइट माइक्रोस्कोप की। ये अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इट इज़ अ रेफर टू यूज़ एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप डेट यूजेस विजिबल लाइट टू ऑब्जर्व स्पेसिमन। ये बात हमने पहले भी कर ली है कि इसमें विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिमन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है लाइट माइक्रोस्कोप का, या फिर इसका जो है वो वर्किंग किस तरह से होती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो दो इसमें पहले करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो है मैग्निफिकेशन पावर और सेकंड नंबर पे आती है रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन इसे कहा जाता है। अब मैग्निफिकेशन पावर हम किसको कहते हैं? मैग्निफिकेशन पावर इज़ द एबिलिटी टू इनलार्ज एनी ऑब्जेक्ट्स बीइंग व्यूड, और इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू क्रिएट अ लार्ज व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये दोनों डेफिनेशंस में से आप कोई भी कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर में क्या है कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको उसके साइज से बड़ा करके दिखाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी विंग ऑब्जेक्ट है, जब आप उसे देखते हैं तो अपने साइज से बड़ा करके दिखाते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है मैग्निफिकेशन पावर। यानी कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इनलार्ज करके दिखाती है। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन पावर है ये डिपेंड करती है साइज़ पर। ठीक है, और दूसरा जो है ये लेंस पर डिपेंड करती है, साइज़ पर डिपेंड करती है और ये लेंस पर डिपेंड करती है। अगर हम टोटल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप की अगर हमने टोटल मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एक्यूलर लेंस आर आई पीस। यानी कि अगर हमने टोटल मैग्निफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप की कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को और एक्यूलर लेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्यूलर लेंस का दूसरा नाम आई पीस भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस या एक्यूलर लेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस हम उस लेंस को कहते हैं, वो लेंस जो स्पेसिमन के या फिर स्पेसिमन की जगह ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ भी अगर आया तो इसका मतलब एक ही है। तो वो लेंस जो हम कह रहे हैं, वो लेंस जो कि ऑब्जेक्टिव या किसी भी स्पेसिमन के करीब है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जबकि हम बात करते हैं एक्यूलर लेंस की या आई पीस लेंस की, तो ये क्या है कि वो लेंस जो आई के करीब है वो कहलाता है एक्यूलर लेंस या फिर आई पीस लेंस। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी माइक्रोस्कोप की। अब यहाँ पे बताया हुआ है रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज हम कहते हैं कि जो इनिशियल इमेज बनता है किसी भी स्पेसिमन पे। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द इनिशियल इमेज ऑफ द स्पेसिमन। जो ऑब्जेक्टिव लेंस एक इनिशियल एक स्टार्टिंग इमेज बनाता है स्पेसिमन पे वो कहलाता है रियल इमेज। देन उसके बाद वो जो रियल इमेज है वो आगे जो है वो आई पीस पे प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि वो जो रियल इमेज है उस स्पेसिमन से आगे जाता है आई पीस पे, और फिर वो जो ऑकुलर लेंस है वो उसे मैग्नीफाई करता है। वो ऑकुलर लेंस वो लेंस जो आई के करीब है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि वो जो ऑकुलर लेंस है वो क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करता है और एक और इमेज को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है विर्चुअल इमेज। यानी कि यहाँ पे दो इमेज प्रोड्यूस हुए हैं, एक तो है रियल इमेज और दूसरा है विर्चुअल इमेज। रियल इमेज हम उसको कह रहे हैं वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस स्पेसिमन पे प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद वो रियल इमेज आगे जो आई पीस पे जा रहा है और एक सेकेंड इमेज बनता है वो क्या कहलाता है, वो विर्चुअल इमेज कहलाता है। ठीक है, और फिर विर्चुअल इमेज को कौन रिसीव करता है? जो आई है वो रिसीव करती है। यानी कि जो हम देख रहे हैं वो हमें कौन सा इमेज रिसीव हो रहा है, वो विर्चुअल इमेज जो है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि टोटल मैग्नीफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्यूलर लेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। अब ये आपको जो है
नज़र आ रहा है इसका फार्मूला। यहाँ पे पावर बताई हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस की, और यहाँ पे जो है वो ओकुलर लेंस की पावर बताई हुई है, और यहाँ पे जो है वो टोटल मैग्नीफिकेशन बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है 4x और हमारे पास जो है वो ओकुलर लेंस की 10x है, तो इसको 10 को और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन की पावर है वो आ जाएगी 40x। देन उसके बाद अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस की लो पावर की हम बात करते हैं 10x है, देन उसके बाद हमारे पास जो पावर है ओकुलर लेंस की वो भी 10x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है टोटल मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप कैन वेरी फ्रॉम 40x विद द लोएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव कॉल्ड द स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव टू 2000x विद द हाईएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव। अगर बात की जाए एक स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप की, तो उसकी जो लो पावर ऑब्जेक्टिव है ना, उसे हम कहते हैं स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो लो पावर ऑब्जेक्टिव है उसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो 40x है, ठीक है, उसे स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। और अगर हायर पावर ऑब्जेक्टिव की बात करें जिसको ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो उसकी जो पावर है वो है 2000x, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आपने दो चीज़ों को याद रखना है, एक तो लो पावर ऑब्जेक्टिव को और हाई पावर ऑब्जेक्टिव को। लो पावर ऑब्जेक्टिव को स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं जो 40x है, और जो हाई पावर ऑब्जेक्टिव है उसको ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं जो हम कह रहे हैं 2000x है। ये तो भी हमने बात कर ली इसके पहले करेक्टर यानी कि जो है मैग्नीफिकेशन पावर की। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की जो है रेजोल्यूशन, या इसको जो है रिजॉल्विंग पावर भी कहा जाता है। रेजोल्यूशन में क्या होता है कि रेजोल्यूशन इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल एंड स्ट्रक्चर। ये जो रेजोल्यूशन पावर है ये इसमें क्या होता है कि लेंस की इतनी एबिलिटी होती है कि कोई भी हमारे पास कोई भी स्पेसिमन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको बहुत डिटेल में जो है वो हमें दिखाती है। तो ये कौन करता है, ये लेंस रेजोल्यूशन या फिर रिजॉल्विंग पावर के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर को डिटेल में जो है क्लियर करके हमें दिखाती है। स्पेसिफिकली इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द लेंस और डिस्टिंग्विश टू पॉइंट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट अपार्ट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो हमारे ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई दो सेल हैं वो बहुत क्लोजली हैं, ठीक है। अब उनको दोनों सेल्स को वो कितना क्लोज है उनको बहुत क्लियरली हमें डिस्टिंग्विश करके जो दिखाता है वो है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में ये शो करवाता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कोड डेफिनेशन है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। रेजोल्यूशन डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट टू एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट फ्रॉम वन अनदर। यानी कि मैंने जो भी आपको बताया है कि दो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी दो चीज़ें हैं जो बहुत क्लोजली हैं और ये उनको बहुत क्लियरली हमें वाज़ा तौर पे उनको डिस्टिंग्विश करके दिखाता है कि वो किस तरह से जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, किस तरह से एक दूसरे जो है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है कि अगर तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 0.4 नैनोमीटर है, ठीक है, अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर 0.4 नैनोमीटर है, या अगर किसी भी माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा है, जितनी उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी उतना ज़्यादा उतना क्लियर वो हमें कोई भी चीज़ जो है वो शो करवाएगी। अब हम बात करते हैं कि रेजोल्यूशन पावर जो माइक्रोस्कोप की है उसको किस तरह से जो है वो हम मेजर करते हैं। तो ये रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब यहाँ पे जो है ये बताया हुआ है कि जो रिजॉल्विंग पावर है इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर को RP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और NA जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल अपर्चर को। अब न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए भी एक फार्मूला है, उसको हम कहते हैं, ये बेसिकली इस तरह से है, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा साइन थीटा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर है इसको हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक वेवलेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर और उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर 1.25 जो है वो दिया हुआ है और उसके साथ कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अब बेसिकली n जो है वो क्या है, जो ईटा है वो हम किसको कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ द मीडियम थ्रू विच लाइट एंटरिंग टू द लेंस मीडियम, यानी कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जिसके ज़रिए जो लाइट है वो लेंस तक पहुंच रही हो उसे कहा जाता है ईटा। और जो साइन थीटा है ये क्या है कि इट इज़ द एंगल टू कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग लेंस रेडियस बाय द लेंथ ऑफ लाइट रेज, यानी कि इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक लेंस का रेडियस है वहाँ से जो लाइट आगे पास आउट हो रही होती है हम उसकी बात करते हैं कि वो क्या है, वो साइन थीटा है। ठीक है, कि साइन थीटा इज द एंगल टू कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग लेंस रेडियस बाय द लेंथ ऑफ लाइट रेज। जो हमारे पास लेंस का रेडियस है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड करना होता है जो हमारे पास लाइट रेज है उसके साथ। उसको जब डिवाइड करेंगे उसकी लाइट रेज की लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे कि वो लाइट रे की लेंथ जो है वो स्पेसिमन तक जो है वो कितनी पहुंच रही है और उसकी लेंथ क्या है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। उसके अलावा जो अगर रेजोल्यूशन पावर की बात करें कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर रेज पे डिपेंड कर रही होती है। और दूसरा जो है ये लेंस की क्वालिटी, जो ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ लेंस जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है, उस पर डिपेंड कर रही है। तो जो हमारे पास रेजोल्यूशन पावर है माइक्रोस्कोप की वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, दूसरा जो है वो ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ लेंसेज यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जो लाइट सोर्स है यानी कि हम लाइट माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। द लाइट सोर्स फॉर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप स्कोप कंसिस्ट ऑफ अ बैंड ऑफ कलर्ड वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब हम इसमें देखते हैं कि जो लाइट सोर्स और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें कलर्ड वेवलेंथ जो है वो हमें शो होता है। ठीक है, कलर्ड लाइट्स हमें शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पे कुछ कलर्स के बारे में जो है वो बताया हुआ है कि जो शॉर्टेस्ट विजिबल वेवलेंथ है आर इन द वॉयलेट ब्लू पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो क्या है, वो 400 नैनोमीटर है। उसके अलावा जो लॉन्गेस्ट है वो है रेड पोर्शन, यानी कि अगर तो ब्लू और वॉयलेट पोर्शन होगा, ठीक है, वेवलेंथ का लाइट का, तो वो शॉर्टेस्ट है। और अगर लॉन्गेस्ट की हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट आपको रेड में नज़र आएगी जो है 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा जो है वो बेटर रेजोल्यूशन को प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो मैंने आपको पहले बता दिया था न्यूमेरिकल अपर्चर फार्मूला में, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसको कहाँ से ड्राइव किया गया है, लेंस के फिजिकल स्ट्रक्चर से इसको जो है वो ड्राइव करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल अपर्चर है क्या? दिस नंबर रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन एंड इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लाइट गैदर्ड बाय द लेंस। बेसिकली आप न्यूमेरिकल अपर्चर को इस तरह से याद रख लो कि इसमें क्या होता है कि एक लेंस पे जितनी लाइट इकट्ठी हो रही है उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। यानी कि एक लेंस पे जितनी लाइट जो है वो इकट्ठी हो रही है, जितनी लाइट गैदर्ड हो रही है, उसकी जो मेजरमेंट है कि कितनी लाइट जो है, कितनी लाइट की क्वांटिटी वहाँ पे एक लेंस पे इकट्ठी हो गई है, तो उसकी मेजरमेंट जो है वो हम न्यूमेरिकल अपर्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम हर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हर ऑब्जेक्टिव की जो है वो फिक्स न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। इसकी जो रीडिंग है यानी कि फिक्स न्यूमेरिकल अपर्चर है, ठीक है, 0.1 से लेके हम कहते हैं कि 1.25 भी हो सकता है। तो 0.1 है वो लोएस्ट पावर लेंस की होगी और जो 1.25 है वो हाईएस्ट पावर लेंस की होगी। और जो हाईएस्ट पावर लेंस है वो हम कहते हैं ऑयल इमर्सन होता है। और जो दूसरा हमने बात की थी वो स्कैनिंग की बात की थी, जो लोएस्ट की हमने पहले बात की है लास्ट स्लाइड में। तो ये आपने याद रखना है कि जो लोएस्ट पावर लेंस है उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर 0.1 है और जो हाईएस्ट है उसकी 1.25 है। और जो लेंस जिनमें हायर एन पावर होगी वो ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर को शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है हम कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जो लाइट है वो एंटर होना शुरू हो जाएगी।
अब आगे इन्होंने बताया हुआ है ऑयल इमर्सन लेंस के बारे में कि जो ऑयल इमर्सन लेंस है इसमें क्या होता है कि एक ड्रॉप ऑफ ऑयल को जो है वो लेंस की टिप पे जो है वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है ये जो ऑयल हमने क्या करना है कि लेंस की टिप पे जो है इस ऑयल को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक ग्लास स्लाइड का जो है वो काम करता है, ठीक है। ऑयल की भी सेम ऑप्टिकल क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि एक ग्लास की होती हैं। अब इससे क्या होता है कि ये जो इमर्सन लेंस है हम कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स रिफ्रैक्टिव लॉस, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव लॉस से बचाता है, ठीक है इसको। अब रिफ्रैक्टिव क्या है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही होती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज जो आ जाता है वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव होता है। तो अब ऑयल इमर्सन में क्या होता है कि इसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट हो रही है तो उसमें चेंज नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि इट प्रिवेंट रिफ्रैक्टिव लॉस। अब ये हमारे पास जो एक लाइट माइक्रोस्कोप है इसको अब हम डिटेल में देख लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक ऑकुलर लेंस है जिसे हम कहते हैं आई पीस, ठीक है। ये आई पीस जो है ये क्या है कि आप जिसको आँख से जो है कोई भी आप इमेज देख रहे होते हैं तो वो कहाँ से देखते हैं, वो इस ऑकुलर लेंस इस आई पीस से देखते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्लाइड रखी आप उसका व्यू देखना चाहते हैं तो वो कहाँ से देखेंगे, वो आप यहाँ से ऑकुलर लेंस या आई पीस से देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्म होता है। आर्म बेसिकली क्या होता है कि आर्म से हम इस माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं और दूसरा ये आर्म जो है इसके अपर और इसके लोअर पोर्शन, ये अपर पोर्शन है ये इसका लोअर पोर्शन है, इसको भी जो है ये कनेक्ट रखता है। अब यहाँ पे ये है स्टेज। स्टेज क्या है कि अ प्लेस टू पुट द स्लाइड, ये वो जगह है जहाँ पे यहाँ पर हम जो है वो स्लाइड को रखते हैं, ठीक है। अब ये आपको जो गोल सा नज़र आ रहा है ये बेसिकली कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहलाता है, ठीक है। इसका अब क्या काम होता है, साथ साथ यहाँ पे जो है ये इनके काम भी लिखे हुए कि क्या क्या काम करते हैं। अब ये जो कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है इसका क्या काम होता है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम स्लाइड, यानी कि इसका क्या काम है कि जो हाइट है ऑब्जेक्टिव लेंस की स्लाइड, यानी कि यहाँ पे स्लाइड है और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इस स्लाइड पे इस ऑब्जेक्टिव लेंस की हाइट को जो है ये एडजस्टमेंट के लिए होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉडी ट्यूब की। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है ये है बॉडी ट्यूब। ये जो बॉडी ट्यूब है बेसिकली क्या करती है, ये जो हमारे पास आई पीस लेंस है इसको ये होल्ड करती है और फिर ये जो लाइट है ये जो यहाँ से पास आउट होके लाइट यहाँ आगे मूव कर रही है वो आगे लाइट यहाँ से इस ट्यूब के ज़रिए इस ऑकुलर लेंस तक पहुँचती है और फिर हम अपनी आँख से जो है कोई भी इमेज जो बन रहा होता है उसे देख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये रिजॉल्विंग नोज़ पीस है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये रिजॉल्विंग नोज़ पीस है। ये बेसिकली क्या काम होता है कि इसके ज़रिए हम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की डिज़ायर्ड मैग्नीफिकेशन पावर है उसको हम सेट कर सकते हैं, यानी कि जो हम चाहते हैं कि हम ये वाली मैग्नीफिकेशन पावर रखें, हम 40 रखना चाहते हैं, हम 10 रखना चाहते हैं, 60 रखना चाहते हैं, तो जितनी भी हम मैग्नीफिकेशन पावर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव लेंस की हमने मैग्नीफिकेशन पावर रखनी है उसको हम रिजॉल्विंग नोज पीस से सेट कर सकते हैं। अब ये जो आपको गोल नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहला रहे हैं। डैट टर्न्स द लाइट रेज टुवार्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं जिनका क्या काम है कि ये लाइट को आगे टर्न करते हैं कहाँ पर, टुवार्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पे ये आपको जो एक ये मेटल के नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, इसे स्टेज क्लिप्स कहा जाता है। इनका क्या काम होता है कि जो ग्लास स्लाइड हमने यहाँ पे रखनी है उसको ये होल्ड करने का काम करते हैं ताकि स्लाइड जो है वो आगे पीछे ना मूव करें। अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर का आपको एक नीचे नज़र आ रहा है ये क्या कहलाता है, ये डायाफ्राम। ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, ये डायाफ्राम कहलाता है, जिसका क्या काम होता है कि यहाँ से जो लाइट आएगी, जो भी विजिबल लाइट आएगी वो आगे यहाँ पे डायाफ्राम तक जो है वो पास आउट होगी। इट कंटेंस द लाइट रेज टुवार्ड्स स्पेसिमन ऑन दिस स्लाइड। फिर यहाँ से वो लाइट जो आगे पास आउट होगी डायाफ्राम से आगे वो स्लाइड तक जाएगी, ठीक है। और फिर आगे जो लाइट है वो ऑब्जेक्टिव से आगे ओकुलर लेंस तक जाएगी। अब यहाँ पे ये जो गोल है ये आपको एक इसमें मिरर लगा होता है जो क्या है, ये एक लाइट सोर्स का काम करता है जो विजिबल लाइट रेस को जो है वो जनरेट करेगा और फिर आगे जो है हम आगे जो इमेज है वो देख सकेंगे।
वो लाइट जो है वो आगे स्पेसिमन तक पहुंचती है। अब ये जो यहाँ पे है ये क्या है, ये बेस है बेसिकली, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरी एक माइक्रोस्कोप जो खड़ी हुई है, स्टैंड है उसकी, जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये वाला हिस्सा जो है ना, अच्छा ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है। ओके भाई, अब हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो हम मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी हम कहते हैं कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है माइक्रोस्कोप की, जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अब इस टाइप में क्या होता है कि जो स्पेसिमन का इमेज है वो भी ब्राइट होता है, ठीक है, कलरफुल होता है, और जबकि उसका बैकग्राउंड है वो भी ब्राइट होता है, क्योंकि इसका स्पेसिमन का जो इमेज है वो भी ब्राइट होगा और जो इसके बैकग्राउंड का इमेज है वो भी ब्राइट होगा, जिसकी वजह से इसका नाम है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ये एक सिंपल टाइप की टेक्निक है जिसमें कोई स्पेशल लेंस की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लाइट आती है, ठीक है, चाहे वो रिफ्रैक्टेड है या वो अनरिफ्रैक्टेड है, वो फिर जो लाइट है वो आगे स्पेसिमन से जो है वो आँख तक पहुंचती है और फिर हमें जो है वो इमेज नज़र आता है, ठीक है। इसमें हमें जब इमेज नज़र आता है तो इसमें हमें बैकग्राउंड भी और जो इमेज है वो भी ब्राइट कलर का नज़र आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। स्टेनिंग हम किसको कहते हैं, डाई को, एक कलर को, ठीक है। अब उस स्टेनिंग की हमें ज़रूरत होती है। अब उस स्टेनिंग से क्या होता है कि जो हमने स्लाइड तैयार की होती है हम उसमें वो स्टेन, वो कलर लगाते हैं ताकि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमें आसानी से नज़र आए, ठीक है। इसकी वजह क्यों है कि हम स्टेनिंग का इस्तेमाल या किसी डाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं और वो ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्टेनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें जो है इतनी एबिलिटी होगी कि वो लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकें। जब वो लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकेंगे तो हमें एक बेटर जो है वो रिज़ल्ट नज़र आएगा। हमें मुख्तलिफ जो उनमें ऑर्गेनेल्स हैं वो भी जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर दिखाई देंगी। अब ये इसकी डायग्राम है, इसको रे डायग्राम बोला जाता है। तो ये ब्राइट फील्ड की डायग्राम है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब ये आगे कंडेंसर लेंस है, ये स्पेसिमन है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारे पास ओकुलर लेंस है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये सब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि यहाँ से लाइट आगे, लाइट पड़ती है और लाइट आगे कहाँ पे जाती है, इस कंडेंसर लेंस पे जाती है, ठीक है। और वो लाइट आगे कंडेंसर लेंस जो है वो आगे फोकस होती है कहाँ पर, इस स्पेसिमन पे, ठीक है। अब आगे उस लाइट ने इस स्पेसिमन से पास आउट होना है इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ठीक है। फिर आगे ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये क्या करता है कि इस इमेज को हमें जो है वो दिखाना होता है उसने, तो ये लाइट के ज़रिए हमें कहाँ पे दिखाएगा, इस ओकुलर लेंस से हम लोग फिर आँख के ज़रिए इसको देख सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बैकग्राउंड भी क्लियर नज़र आएगा क्योंकि इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन, कोई भी जो है अनरिफ्रैक्टेड लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रही। तो इस सीधी सीधी लाइट जो है वो कंडेंसर लेंस से स्पेसिमन और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से ओकुलर लेंस तक पहुंच गई है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है। अब यहाँ पे इसकी एक और जो है वो डायग्राम है, इसकी मदद से भी हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब यहाँ से आप देखें कि लाइट जो है वो पास आउट हो रही है, ठीक है। और यहाँ से इस ओकुलर लेंस तक इस लाइट ने जो है वो पहुँचना है और फिर हम आई के ज़रिए इसको देख सकेंगे। अब इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास स्पेसिमन था, कोई भी जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिमन है, वहाँ से जो यहाँ तक की लाइट है, यानी कि उस स्पेसिमन, उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जो आँख तक लाइट पहुँच रही है वो बेसिकली कहलाती है विजुअल इमेज, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास इमेज जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओकुलर लेंस, ठीक है। तो वो जो इमेज हमने ऑब्ज़र्व किया है ओकुलर लेंस की मदद से, उसे कहा जाता है विजुअल इमेज, ठीक है, जो हमें ओकुलर लेंस मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो सही से नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते हैं। ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो इनविजिबल होते हैं। सो उसके लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें जो है हम स्टेनिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि पहले में हमने स्टेन का इस्तेमाल किया था, इसमें हमने स्टेन का इस्तेमाल नहीं किया। अब जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसमें क्या होगा कि इसमें जो इमेज है वो तो आपको जो है कलरफुल ब्राइट नज़र आएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्राइट नज़र नहीं आएगा। लेकिन उससे पहली जो हमने बात पढ़ी थी ब्राइट फील्ड की, उसमें इमेज भी आपको ब्राइट नज़र आया था और बैकग्राउंड भी ब्राइट नज़र आया था। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ब्राइट फील्ड। जबकि डार्क फील्ड में क्या होता है कि बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, इमेज जो है वो ब्राइट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें बेसिकली डार्क हमें बैकग्राउंड क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसमें जो कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं वो है डार्क फील्ड कंडेंसर, जिसमें एक डिस्क लगी होती है जिसका नाम है ओपेक डिस्क। इस डिस्क का क्या काम होता है कि जो लाइट आ रही होती है उसको ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है, उसको ये ऑब्जेक्टिव लेंस में डायरेक्टली दाखिल नहीं होने देती, वो इनडायरेक्टली लाइट जो है वो दाखिल होती है, जिसकी वजह से हमें बैकग्राउंड जो है वो हम कहते हैं कि ग्लोइंग नज़र नहीं आता, डार्क नज़र आता है। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप की जो माइक्रोस्कोप है, ओनली द डायफ्रैक्टेड लाइट इज़ यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द स्पेसिमन एंड द ऑब्जेक्ट इज़ अपीयर ग्लो इन द डार्क बैकग्राउंड। अब इसमें आपको पहले डायफ्रैक्टेड की और अनडायफ्रैक्टेड को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें डायफ्रैक्टेड लाइट हम किसको कहते हैं, वो लाइट जो डायरेक्टली जाके स्पेसिमन के साथ टच कर रही है वो क्या कहलाती है, वो डायफ्रैक्टेड लाइट कहलाती है। यानी कि लाइट ने डायरेक्टली जाके स्पेसिमन या ऑब्जेक्टिव के साथ जाके टकराना है तो वो कहलाएगी डायफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। और जब वो डायरेक्टली जाके स्पेसिमन के साथ टकराएगी तो हमें इमेज जो है वो नज़र आएगा, इमेज जो है वो ग्लोइंग नज़र आएगा। बेशक बैकग्राउंड डार्क भी है, उस डार्क बैकग्राउंड के अंदर इमेज जो है वो हमें क्लियर नज़र आएगा। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि सम लाइट रेज आर फेल ऑन स्पेसिमन एंड गेट डायफ्रैक्टेड फ्रॉम देयर पाथ आर कॉल्ड डायफ्रैक्टेड रेज, वेयर एज सम लाइट रेज पास अनडेविएटेड एज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद सेल्स और सेल ऑर्गेनेलिस। तो बेसिकली जो यहाँ पे बात बताई हुई है वो डायफ्रैक्टेड और अनडायफ्रैक्टेड की बताई हुई है। डायफ्रैक्टेड मैंने आपको बता दिया है कि जो स्पेसिमन के साथ लाइट जाके टकराती है वो कहलाती है डायफ्रैक्टेड रेज, और वो लाइट जो स्पेसिमन के साथ जाकर नहीं टकराई, वो इधर उधर जो है वो चली गई है, तो ये वाली लाइट जो है वो अनडायफ्रैक्टेड लाइट कहलाती है। यानी कि इसने क्या किया है कि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद है उसके साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, उसके साथ इसने इंटरेक्ट नहीं किया, तो इस तरह की जो लाइट रेज होती हैं उसे कहा जाता है अनडायफ्रैक्टेड लाइट रेज। अब इस अनडायफ्रैक्टेड लाइट रेज की वजह से जो बैकग्राउंड है वो हमें जो है वो ग्लोइंग नज़र नहीं आता, ठीक है। जो डायफ्रैक्टेड लाइट है ये क्या करता है, ये स्पेसिमन इमेज हमें शो करवाता है, जबकि अनडायफ्रैक्टेड लाइट का क्या काम होता है कि ये बैकग्राउंड को क्रिएट करता है। तो अनडायफ्रैक्टेड लाइट जो है, क्योंकि ये स्पेसिमन के साथ टच नहीं हुई, इसका कोई इंटरेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट स्पेसिमन के साथ इसका इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है। जबकि डायफ्रैक्टेड लाइट का डायरेक्ट स्पेसिमन के साथ इंटरेक्ट हुआ है तो हमारा जो स्पेसिमन का इमेज है वो हमें क्लियर नज़र आया हुआ है। अब जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसको थिन स्पायरोकीट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो बेसिकली काजेटिव एजेंट्स है साइफेलिस का, उनको जो है वो मैयर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। अब ये हमारे पास लाइट सोर्स है और यहाँ पे आप देखें ये क्या लगी हुई एक ओपेक डिस्क है, और इस ओपेक डिस्क में ये आपको ब्लैक एक सर्कल नज़र आ रहा है। अब ये जो ब्लैक सर्कल है ना, ये लाइट को ना आगे ये सर्कल पास नहीं होने दे रहा, ठीक है। यहाँ से दरमियान से लाइट जो है वो पास नहीं होगी, तो फिर यहाँ साइड से क्या करेगी कि लाइट जो है दरमियान से पास नहीं हो रही, लाइट जो है वो यहाँ साइड से निकलेगी और कहाँ पे जाएगी, इस कंडेंसर लेंस तक जाएगी। अब क्या हुआ है कि फिर ये लाइट जो है यहाँ से कुछ लाइट जो है वो स्पेसिमन तक जाएगी, जबकि कुछ लाइट स्पेसिमन तक नहीं जाएगी। अब क्या होता है कि जो लाइट स्पेसिमन तक जा रही है वो कहला रही है डायफ्रैक्टेड, और जो अब देखें अनडायफ्रैक्टेड लाइट ये यहाँ से स्पेसिमन के ऊपर से इस तरह होकर निकल गई है, और जबकि डायफ्रैक्टेड लाइट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से जो है वो स्पेसिमन तक गई है। अब क्या हुआ है कि जो डायफ्रैक्टेड लाइट है वो स्पेसिमन तक गई है, ठीक है, और अनडायफ्रैक्टेड लाइट जो है वो उसके ऊपर से होके चली गई है। तो अब डायफ्रैक्टेड लाइट फिर आगे क्या करेगी, स्पेसिमन से पास आउट होके जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस में, और फिर आगे जो है वो ओकुलर लेंस तक जाएगी, और फिर हम उसे आई की मदद से अपने उस इमेज को जो है वो देख सकेंगे। इमेज तो हमें ब्राइट नज़र आएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो हमें डार्क कलर का नज़र आएगा।
अभी जो नेक्स्ट है ये है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है ब्राइट और डार्क फील्ड टेक्निक की जो हमने पढ़ी है। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइट रेज हैं डिफरेंट फेसेस की वो कंबाइन होती हैं और एक और इमेज जो है वो जनरेट करती हैं। ठीक है, इसमें यानी कि जो लाइट रेज हैं डिफरेंट फेजेस की वो मिलती हैं और एक नया इमेज जो है वो जनरेट कर देती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हम सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पावर टू टर्न द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ। अब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हम किसको कहते हैं कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये लाइट को जो है इसमें इतनी एबिलिटी है कि लाइट का रुख जो है वो बदल सकता हो। तो ये जो लाइट का रुख जो है वो बदल जाएगा तो ये चीज़ कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में हम कहते हैं कि पावर टू टर्न द पाथ ऑफ द लाइट। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन लाइट पासिस थ्रू द सेल ईच सेल पार्ट चेंज द पाथ ऑफ लाइट। अब क्या होता है कि जब लाइट पास होती है सेल के अंदर से, अब सेल में मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद है। अब इस सेल के अंदर जैसे ही लाइट ने पास करना है तो ये जो सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं ना वो क्या कर देंगे कि वो लाइट के पाथ को, लाइट के रुख को जो है वो बदल देते हैं। ठीक है, जैसे ही सेल के अंदर लाइट ने पास होना है इसने लाइट के रुख को बदल देना है। अब अकॉर्डिंग टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यानी कि अब देखिए लाइट का रुख जो है वो बदल जाता है। दिस क्रिएट फेज डिफरेंस इन लाइट रेज। तो ये एक फेज डिफरेंस है कि लाइट का रुख बदल जाता है, तो इस वजह से हम इसको फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब उसके बाद बताया हुआ है कि अबव द ऑब्जेक्टिव लेंस अ फेज प्लेट इज यूज्ड to again combine the light rays of different phases to generate bright image of unstained specimen against a colorful background। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बैकग्राउंड है वो भी कलरफुल है, जो स्पेसिमन है वो भी हमें कलर्ड नज़र आएगा, वो भी हमें ब्राइट इमेज का नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें एक प्लेट इन्होंने इस्तेमाल की है जिसका नाम है फेज प्लेट। ठीक है, अब इस फेज प्लेट की वजह से इसको नाम दिया गया है फेज का। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसका नाम है फेज प्लेट। अब ये जो लाइट इधर उधर चली गई थी, उसने अपना रुख बदल दिया था, इस फेज प्लेट का काम क्या है कि उस लाइट को दोबारा से कंबाइन करती है। ठीक है, और एक ब्राइट इमेज जो है वो जनरेट करती है जो अनस्टेन्ड स्पेसिमन। अनस्टेन्ड का मतलब है कि जिसमें हमने कोई डाई इस्तेमाल नहीं की, जो हमने डाई किसी में भी इस्तेमाल नहीं की तो वो क्या कहलाएगा, वो अनस्टेन्ड। तो वो जो अनस्टेन्ड स्पेसिमन है वो क्या करेगा, वो ब्राइट कलर का नज़र आएगा अगेंस्ट आ कलरफुल बैकग्राउंड। ठीक है, तो वो हमारे पास एक कलरफुल बैकग्राउंड है, उसके अगेंस्ट हमें एक अनस्टेन्ड स्पेसिमन का जो इमेज है वो ब्राइट नज़र आएगा। किसकी मदद से, एक फेज प्लेट की मदद से। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को। अभी हमारे पास लाइट सोर्स है, अब यहाँ पे एक एनुलर जो है वो डायाफ्राम है। ये क्या है, ये एक एनुलर डायाफ्राम है, एक रिंग लाइक डिस्क है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जो लाइट है ना वो इसकी पेरिफ्री से जो है वो मूव करेगी, कंडेंसर लेंस तक जाएगी और फिर आगे जाएगी स्पेसिमन में। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखें कि लाइट जो है वो जो डिफ्रैक्टेड लाइट है, जो डिफ्रैक्टेड लाइट है उसने आगे पास करना है और जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है वो आगे से निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो डिफ्रैक्टेड लाइट को ही हमने इसमें डिस्कस करना है मेन। यहाँ पे डिफ्रैक्टेड लाइट ने आगे जाना होता है ऑब्जेक्टिव लेंस को। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे जो लाइट है वो जाएगी फेज। अब बेसिकली हमने इसको अनडिफ्रैक्टेड, मैंने पहले आपको क्यों नहीं बताया, मैंने कहा कहीं आप मिक्स ना कर दें, तो अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसमें अनडिफ्रैक्टेड और डिफ्रैक्टेड का इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें हमने कहा है कि जो कुछ लाइट जो हमने कहा है कि उसने अपना रुख बदल दिया है, तो वो जो रुख बदल गया है जिस लाइट का वो क्या है, वो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है। ठीक है, आपने इसको जो पहले हमने माइक्रोस्कोपी की टाइप पढ़ी है उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना, जो डार्क फील्ड पढ़ी है उसके साथ आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी लाइट अगर वो डिफ्रैक्टेड हो भी गई है तो उसको हमने वापस इकट्ठा नहीं किया। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लाइट जो है वो डिफ्रैक्टेड है, वो अपने सीधे रास्ते पे जा रही है, कुछ जो है वो अनडिफ्रैक्टेड है कि उसने अपना रुख जो है वो बदल दिया है। तो फिर आगे लगी होती है फेज प्लेट ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे, जिसका क्या काम है, इस अनडिफ्रैक्टेड लाइट को और डिफ्रैक्टेड लाइट को कंबाइन करेगी और आगे जो है फेज प्लेट से आई तक पहुंचा देगी। ठीक है, जिसकी मदद से हमें जो हमारा इमेज है वो ब्राइट कलर का नज़र आता है। तो ये है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब हमारे इसकी लास्ट टाइप है फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी। अब जो फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी है ये नाम से ही जाहिर होता है कि द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट
एंड गिव ऑफ लाइट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब करता है। शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट कौन सी है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, उसको अब्जॉर्ब करता है और फिर हमें एक लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को देता है। और वो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है वो विजिबल होती है, जिसको हम जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें हमने कहा है कि द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब किया है और बदले में एक लॉन्ग वेवलेंथ लाइट जो है वो दी है। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि सम ऑर्गेनिजम्स फ्लोरिसेंस नेचुरली अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट। फ्लोरिसेंस यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचुरली जो हैं वो फ्लोरिसेंस करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे, ठीक है। अगर तो वो नेचुरली फ्लोरिसेंस नहीं कर रहे ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए हम स्टेन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेचुरली तौर पे ग्लो होते हैं, ग्लोइंग होते हैं, ठीक है, चमकदार आपको नज़र आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली तौर पे फ्लोरिसेंस नहीं होते, तो उसके लिए हम एक फ्लोरिसेंट डाई का इस्तेमाल करते हैं। और वो फ्लोरिसेंट डाई का नाम है फ्लोरोक्रोम्स। यहाँ पे अब डाई हमने एक पहली जो ब्राइट फील्ड पड़ी थी उसमें डाई का इस्तेमाल किया है, और जो फ्लोरोक्रोम पड़ा है इसमें अब हमने फ्लोरोक्रोम नहीं, फ्लोरिसेंस जो माइक्रोस्कोपी है इसमें हमने डाई का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है फ्लोरोक्रोम्स। अब इसमें क्या हुआ है कि फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमन्स को एक्सपोज किया है अल्ट्रावायलेट लाइट में, ठीक है। स्पेसिमन्स आर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम लुमिनेंट। यानी कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सपोज किया है अल्ट्रावायलेट लाइट में, जिसके नतीजे में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ है, वो लुमिनेसेंट नज़र आ रहा है, वो हमें ब्राइट नज़र आ रहा है अगेंस्ट आर डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो क्या है, वो डार्क है। अब यहाँ पे हमने डाई का इस्तेमाल किया है। व्हेन द डाई इज अप्लाइड टू अ सैंपल ऑफ मटेरियल सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग द बैक्टीरियम, द बैक्टीरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ the bacteria can be detected by the appearance of bright yellow organism against a डार्क बैकग्राउंड। अब बेसिकली इसमें हमने डाई को क्यों इस्तेमाल किया, इसमें हमारे पास एक तो डार्क बैकग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, इस बुक में और भी एग्जांपल्स हैं कि बैक्टीरिया के लिए हमने एक डाई का इस्तेमाल किया है। अब जब हमने उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है तो वो हमें उस डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट येलो कलर का नज़र आएगा। तो ये फ़ायदा है कि जब आपको डार्क बैकग्राउंड में बैक्टीरिया ब्राइट कलर का नज़र आएगा तो आप उसको जो है वो फ्लोरिसेंट होगा, लुमिनेसेंट होगा, यानी कि वो ग्लो करेगा और आप जो है वो उसको आसानी से देख सकेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोपी है। यहाँ पे हमने जो है वो स्पेसिमन रखा हुआ है, लेकिन हमने इसको यहाँ से शुरू नहीं करना स्पेसिमन से। ये जो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी किस तरह से मुख्तलिफ है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो पास आउट होगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब हमने इसको देखना है कि लाइट जो है वो यहाँ से पास आउट हो रही है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे एक्साइटेशन फ़िल्टर है, एमिशन फ़िल्टर है और डायक्रोइक मिरर है। ये तीन बातें हैं जो मुख्तलिफ हैं बाकियों की निस्बत। अब यहाँ पे जो लाइट ने जो है वो पास आउट होना है, एक्साइटेशन फ़िल्टर आगे लगा होगा। अब इस एक्साइटेशन फ़िल्टर का काम क्या होता है कि ये अब्जॉर्ब करता है सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ को, पासिस ओनली द वेवलेंथ अब्जॉर्ब बाय फ्लोरोफोर्स, यानी कि ये उन्हीं वेवलेंथ को पास करेगा जो फ्लोरोफोर्स जो है उसे अब्जॉर्ब कर सकें। यानी कि जो वेवलेंथ फ्लोरोफोर्स अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता होगा, ये एक्साइटेशन फ़िल्टर उन्हीं वेवलेंथ को आगे पास करेगा। और फिर जब वो जो लाइट है वो एक्साइटेशन पे जाएगी, देन उसके बाद उस लाइट, ये एरोस जो ब्लू कलर का है इसका मतलब है कि उस लाइट ने आगे जो है वो यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस लाइट ने बेसिकली ये जो हमारे पास जो रोशनी थी वो आगे एक्साइटेशन फ़िल्टर से जो है डायक्रोइक मिरर तक जाती है, देन उसके बाद जो है वो वापस जाती है ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, देन उसके बाद जाती है ये स्पेसिमन में, ठीक है। अब जो स्पेसिमन में ये आपको जो ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि स्पेसिमन में जो लाइट इसने जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो लाइट रिलीज़ करेगा वो ग्रीन कलर से इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। अब बाकी जो लाइट इसने रिलीज़ कर दी, जो इसने इमिट कर ली, उसके बाद जो लाइट जो बच जाएगी वो वापस जो है वो जाएगी, ठीक है। अब वो वापस जाएगी, देन फिर अगेन ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई डायक्रोइक मिरर तक जाएगी,
और डायक्रोइक मिरर के बाद आगे जो है इसने जाना होता है एक एमिशन फ़िल्टर में, ठीक है। फिर आगे जो है वो डिटेक्टर लगा होता है। अब यहाँ पे जो डायक्रोइक मिरर और एमिशन फ़िल्टर है, इसका क्या काम है कि डायक्रोइक मिरर जो है ना बेसिकली ये फ़िल्टर करता है कलर को। ये उन्हीं लाइट को आगे पास आउट होने देता है जो सिलेक्टिव होती हैं, जिनकी स्मॉल रेंज ऑफ कलर होती है, यानी कि यूज्ड फॉर सेलेक्टिवली पास लाइट ऑफ स्मॉल रेंज ऑफ कलर, यानी कि ये सिलेक्टिव लाइट को आगे पास आउट होने देता है। जबकि एमिशन फ़िल्टर की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि जितनी भी अनडिज़ायरेबल लाइट होती है ना उसको ये ब्लॉक कर देता है। इस स्टैंड पे जितनी अनडिज़ायरेबल लाइट है जो हमें नहीं चाहिए उसको एमिशन फ़िल्टर ब्लॉक कर देगा, उसको आगे पास आउट नहीं होने देता। एक दफ़ा इसको दोबारा बता देती हूँ कि जो लाइट है वो क्या करेगी, यहाँ से जो है वो पास आउट होगी, एक्साइटेशन फ़िल्टर तक जाएगी। एक्साइटेशन फ़िल्टर का क्या काम है कि ये सिर्फ उसी वेवलेंथ की लाइट को जो है वो पास आउट होने देगा जो फ्लोरोफोर्स अब्जॉर्ब कर सके। देन फिर आगे जो है डायक्रोइक मिरर से होती हुई जो है ऑब्जेक्टिव लेंस तक जाएगी। देन उसके बाद स्पेसिमन तक जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस जो लाइट जो है वो रिलीज़ करता है वो ग्रीन से इन्होंने शो किया हुआ है। देन उसके बाद जो लाइट बाकी रह जाती है वो वापस जो है वो डायक्रोइक मिरर से होती हुई जाती है एमिशन फ़िल्टर तक, और एमिशन फ़िल्टर जो भी अनडिज़ायरेबल लाइट होती है उसको ब्लॉक कर देता है। देन उसके बाद वो आगे डिटेक्टर तक चली जाती है। तो ये हमारी जो लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं ये कंप्लीट हो गई हैं।